नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत का एक नया टॉपिक जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जीके के अंदर पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है, इसके अंदर 3 प्रमुख शासक हमसे पूछे जाते हैं। प्रथम शासक है इनके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सबसे प्रथम शासक है। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में आते हैं इनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में आते हैं अशोक। इनको हम बाद में देखने का काम करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो मौर्य साम्राज्य का कालक्रम पूछा गया है। तो ये 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में भारतीयों का प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनसे पहले यहां पर शासन करने वाला यूनानी शासक था सिकंदर महान। हम सभी जानते हैं कि सिकंदर महान जो है वो विश्व विजेता कहे जाते हैं, और इसी कड़ी में वो भारत भी आते हैं, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। सिकंदर के जाने के बाद में जो इनके गवर्नर थे या इनके जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे, वो एक एक करके पराजित होते हैं और भारत से यूनानी सत्ता जो है वो उखाड़ दी जाती है। अब यूनानियों के जाने के बाद में हमारे प्रथम राष्ट्रीय सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। अब इनको देखें कि इनका शासन कहां से शुरू होता है। तो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करते हैं, या धनानंद को हरा करके, और ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कोई भी व्यक्ति नया वंश स्थापित करता है या नया शासक बनता है तो उसके पीछे उसका एक मार्गदर्शक जरूर होता है। तो उस मार्गदर्शक की मैं बात करूं तो इनके जो मार्गदर्शक थे उनका नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य की हमारे भारतीय समाज को बहुत बड़ी देन है, हमारे भारतीय इतिहास को। कौटिल्य ने हमें एक बहुत सुंदर ग्रंथ दिया है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपसे बता दूं, क्योंकि हमारे कुछ साथी साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए जीके के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब अर्थशास्त्र आज के टाइम में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर अर्थ की बात होती है। अर्थ यानी कि आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा होती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम यही सोच लेते हैं कि इसका विषय जो है वो आर्थिक होगा, लेकिन साथियों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका विषय क्या है? राजनीति। अब यहां पर इसका विषय जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र का विषय क्या है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसका विषय रहता है राजनीति। अब दूसरा आता है कि इसकी भाषा क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब कौटिल्य पर एक बार बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौटिल्य के अन्य नाम पूछे गए थे। तो कौटिल्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त, या इनको चाणक्य के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। इनका फेमस नाम क्या मिलता है? चाणक्य। तो चाणक्य, कौटिल्य, इनके नाम पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में आगे आते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर जो इनके चैप्टर्स हैं या जिनके अध्याय हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र में 15 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक मिलते हैं। अब एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, आपको एबीसीडी बना के दिया जाएगा कि अर्थशास्त्र में
इनमें से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर 15 की जगह पर 18 अध्याय कर देंगे, 150 प्रकरण कर देंगे और श्लोक की जगह पर 5000 डाल दिया जाता है। तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि 15 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक, इनको हमें एज इट इज याद रखना है साथियों। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। हम स्कूल व्याख्याता की बात करें या वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि अर्थशास्त्र के अंदर कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण हैं और कितने श्लोक हैं। इसी तरीके से आपसे सुमेलित करवा सकता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य को एक खेल खेलते हुए मिले थे। उस खेल का नाम क्या है? राजकिलम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को कौन सा खेल खेलते हुए मिले हैं, तो उस खेल का नाम क्या है? राजकिलम। इसके अंदर कुछ बच्चे एक दरबार की भूमिका बनाते हैं। उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासक बनकर के और न्याय कर रहे हैं। तो उनकी गंभीरता को देखकर चाणक्य बड़े प्रभावित होते हैं और उनको इनके अंदर एक राष्ट्रीय सम्राट दिखाई देता है। क्या देता है? एक राष्ट्रीय सम्राट दिखाई देता है। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके बाल्यावस्था से ही इनकी बाल्यावस्था से ही ट्रेनिंग देते हैं और बाद में एक महान शासक बनाते हैं। अब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनके गुरु भी हैं, इनके मार्गदर्शक भी हैं और इनके प्रमुख सलाहकार भी हैं। अब इनके प्रमुख सलाहकार भी हैं और ये इनके प्रधानमंत्री का पद भी रखते हैं। चाणक्य जो है वो इनके गुरु, मार्गदर्शक, प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 322 ईसा पूर्व में मगध में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब मगध का शासक था धनानंद, जिसको हरा करके उसकी जगह पर मगध में साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब मगध जो है वो वर्तमान का बिहार और बंगाल का एरिया है। 322 ईसा पूर्व में यहां पर इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की है और लगभग 316 ईसा पूर्व आते आते इन्होंने पूर्व से पश्चिमी भारत तक जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। एक विशाल साम्राज्य की जो नींव है वो 322 ईसा पूर्व में रखी है, लेकिन 316 ईसा पूर्व आते आते इन्होंने एक विशाल साम्राज्य बना लिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं हम आगे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे 305 ईसा पूर्व। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कैसे होता है? 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर जो है उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो है वो पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनको चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ रही है और इस संधि में शर्त यह रखी जाती है कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं और ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी राजकुमारी हेलेना के मध्य होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो न केवल एक अच्छे साम्राज्य विस्तारक है, उन्होंने एक योग्य प्रशासक का भी काम किया है। अब अपने प्रशासन के अंदर इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अब इस युद्ध के बाद में 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत भेजा जाता है इनके दरबार में
यूनानी राजदूत जो है उसका नाम है मैक्सथनीज। मैक्सथनीज जो है वो मौर्य दरबार में रहते हैं और मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर इनका जो वर्णन है वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इंडिका के अंदर ये मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। अब मौर्य प्रशासन जो है इसका वर्णन हमें एक तो इंडिका से मिल रहा है और दूसरा किससे मिलता है, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के रचयिता हमने अभी देखा है कौन है, कौटिल्य। अब दोनों ही उस समय मौजूद थे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैक्सथनीज की इंडिका से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहां पर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व के बाद में अपने अंतिम समय के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अब यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म ग्रहण करते हैं और इनको जैन धर्म में दीक्षित करने का काम वो जैन साधु भद्रबाहु करते हैं। कौन करते हैं, भद्रबाहु करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका अंतिम समय कहाँ बीता है। तो इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, वो राज्य कौन से में है, तो कर्नाटक राज्य के अंदर श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, जहां पर ये संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागते हैं 298 ईसा पूर्व में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था। तो प्रारंभिक टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ब्राह्मण धर्म के थे, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया। अब यहां पर इनको क्वेश्चन क्या बने हुए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले संत या साधु का नाम भद्रबाहु। इनका अंतिम समय कहां गुजरा है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्जन कैसे किया, संलेखना पद्धति से। कौन से साल में किया, 298 ईसा पूर्व में। तो साथियों, आज हमारी इस पहल के अंदर हमने प्रथम राष्ट्रीय सम्राट देखे। अब यहाँ पर हमने जो भी काम किया है वो अपने प्रथम राष्ट्रीय सम्राट को देखने का काम किया है। इसके अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रथम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछे गए हैं और आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे कुछ साथी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैंने खास तौर पर उनकी डिमांड थी कि हमें इससे क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया है। आगे की नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं बिंदुसार और सम्राट अशोक की चर्चा करूंगा। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।